जैसा कि आप लोग क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना प्यारे बच्चों हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बच्चों हम आपको बता दें, आप चाहे जो है ना साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से, तो ये 15 क्वेश्चन हम जो सब्जेक्टिव में भी करवाएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे विषय वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए। तो इसे बच्चों याद जरूर कर लेना। हम पहले ही ये जो अभी क्लास हम करवाएंगे, ये PDF हम जो है ना पेड ग्रुप में दे दिए थे बच्चों, आप लोग भी इसको याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी करते बच्चों। मैं आपको बता दूं, एक आपका एग्जाम होगा 6 फरवरी को और एक 8 फरवरी को होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का। तो जिस भी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है कोई दिक्कत नहीं है, सभी में ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और मैं नंबर दे रहा हूँ, प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना। 98 355 16 710 पर आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजना, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। बच्चों चैनल वगैरह को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर वगैरह आप लोग अपने दोस्तों में जरूर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हम लोग जल्दी से। तो बच्चों चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों, ये सारा जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट लॉन्ग यानी 2 मार्क्स वाला, साथ में 5 मार्क्स वाला में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, तो इसको याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है, हार जीत कविता में जो ना मशक वाले की क्या भूमिका है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए मशक वाला का कथन है कि हम एक बार फिर हार गए हैं, ठीक है। और जो ना गांजे बाजे के साथ जीत नहीं हार लौट रही है। मूल बात जो ना मूल बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा, विडंबना है। ठीक है, देखिए मशक वाले की एकमात्र जिम्मेदारी सड़क जो ना सींचने भर की है, सच बोलने या लिखने की नहीं। मशक वाला बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, नागरिकों को भी यही दशा है। किसी की जीत नहीं हुई है। इस कविता में जो है ना कवि इतिहास और जीवन के यथार्थ से परिचित कराता है। तो इस प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, हार जीत वाला काफी महत्वपूर्ण होगा। तो हमने ये देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे ना, तो हमारा 2 नंबर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए हमारे पास अगर वाक शक्ति क्या, देखो शॉर्ट में आंसर लिख सकते हो, या जी हमारे पास वाक शक्ति नहीं तो हम बोल नहीं पाते। ठीक है, किसी को हम अपनी जो है ना इच्छा, अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते। सिंपल सा इतना लिख दोगे ना तो आपको पूरा का पूरा 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इस प्रकार से लिखना, तो इस प्रकार से लिखोगे कि हम में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगा जो ना मनुष्य गूंगा होता। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है, यानी बोलने की शक्ति। इसी वाक शक्ति के कारण वह समाज में वार्तालाप करता है, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्त वाक शक्ति भाषा कहलाती है। बच्चों वह व्यक्ति समाज में रहता है, इसलिए अन्य व्यक्तियों के साथ उसका पारंपरिक संबंध और कुछ जरूरत होती है। इसी वाक शक्ति के कारण वह मनुष्य है। ठीक है, देखिए यदि हमें इसी वाक शक्ति का अभाव होता तो मनुष्य जानवरों की भांति ही होता, वह अपनी क्रियाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। जो हम मनुष्य जो हम सुख दुख इंद्रियों के कारण जो ना अनुभव करते। तो मैंने आपको सिंपल सा बताया, अगर आपको याद नहीं ये क्वेश्चन हो पा रहा है, इसका आंसर तो मैं बता रहा हूँ, आप सिंपल सा लिखोगे क्या कि देखो मनुष्य में यदि वाक शक्ति का अर्थ होता है कि बोलना, अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास क्या होता, हम गूंगा मनुष्य जैसा दिखते, जानवरों के जैसा हम बन जाते, है ना। और हम अपनी जो दुख दर्द अनुभव कुछ भी होता है, इससे बातें करना, किसी को जो है ना अपनी बातें सुनाना, तो ये सब हम नहीं सुना पाते, तो हम लोग जानवरों के जैसा रहते। इतना लिख दोगे ना तो आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी याद रखना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर बोला, क्वेश्चन बोला बच्चों की बताइएगा, शिक्षा का क्या अर्थ है, पहला बात, और इसका क्या कार्य है स्पष्ट कर। तो मैं सिंपल सा बोल देता हूं, शिक्षा का अर्थ क्या था। तो देखिए शिक्षा ही एक वह जो ना वह शक्ति है जिसके कारण हम समाज में जो ना एक ऊंचाई पर जा सकते हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हम समाज की समस्याओं को जो ना हल कर सकते हैं। तो इतना लिख दोगे, यही शिक्षा का अर्थ हो जाएगा। इसके अलावा स्पष्ट करना है तो मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, मैंने शॉर्ट में बोल दिया, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अगर याद नहीं होता तो जो मैंने बोला इतना ही ध्यान रखना, नहीं तो इसको लिखना। अगर
याद होता है। देखिए शिक्षा का अर्थ है कि जीवन के सत्य से परिचित होना और संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी मदद करना, क्योंकि जीवन विलक्षण है। ये पक्षी जो ना पंछी, ये फूल, ये बैरागी वृक्ष, ये आसमान, ये सितारे, ये मत्स्यलय, सब हमारा जीवन है। केवल इतना ही नहीं अपितु इससे यही ज़्यादा महत्वपूर्ण, यही ज़्यादा जीवन है। हम कुछ जो ना परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, हम सदैव जीवन से जो ना व्याकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। शिक्षा इन सब का निकार करती है, यानी कि शिक्षा रहेगा तो हम सोच सकते हैं अच्छी तरीके से, कोई भी समस्या होगा तो उसका समाधान कर सकते हैं ना। तो यही कहने का अर्थ हुआ। वह के कारण मेधा शक्ति जो ना कुंदित हो जाती है, शिक्षा इसे दूर करता है। मेधा शक्ति यानी कि हम में जो है बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो। लेकिन शिक्षा समाज के ढांचे के अनुकूल बताने में हमारी आपकी सहायता करती है, वह सामाजिक समस्याओं का निराकरण करता है। शिक्षा का यही कार्य। तो सिंपल सा इतना लिख दोगे बच्चों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कला के लिए सिद्धांत क्या है। तो देखिए कला जो ना, कला रस शक्ति अनुभूतियों का एक सरोवर होती है। कला जो ना, कलाकार कला की रचना से कोई कृत खड़ा करता है। जैसे कि आपके पास मान लो कला क्या है, जैसे आपके पास पेंटिंग बनाने का कला, तो आप पेंटिंग बना करके अच्छा रुपया कमा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपना नाम कमा सकते हो, है ना। वही कहने का अर्थ हुआ। देखिए कलाकृति की प्रकृति इस जो ना रस प्रदान करता है। कला के नाम पर एक जो ना आडंबर की रचना होती है। कला के लिए है, ना कि मन में जो ना अतृप्त उत्पन्न करने का स्वरूप। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन है। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ छप जाएगा बच्चों। 4 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस 15 में से आएगा, तो याद जरूर कर लेना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड किया हुआ है, हो सकता है पूरा में पूरा भी आ जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो अगला क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन है लहना सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो देखो बच्चों लिखना है प्रस्तुत कहानी, ये आपका हो जाएगा 5 मार्क्स वाला, ठीक है। देखिए प्रस्तुत कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, बजीरा सिंह, इन दिनों जो ना इन पात्रों में लहना सिंह कहानी का मुख्य क्या है, पात्र है, ठीक है। यह एक आदर्श कहानी है। प्रेमी राणा सिंह प्रेमिका सरदारनी विवाह रही तो होकर भी अपने हृदय में प्रेम का दीप जलाते रहते हैं। वह दीप कभी बुझने वाला नहीं है। हजारा सिंह उस सरदारनी के पति है और बोधा सिंह उसका पुत्र है। दोनों सैनिक है। वह कर्तव्य का पक्का है। देखिए उसमें कि वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। उसके शब्दों में बिना फेरे जो ना घोड़ा पिघलता है और बिना लड़े सिपाही उसका मानना है कि अभ्यास से ही मनुष्य का दक्ष होता है, ठीक है। लड़कर ही कोई अपनी वीरता प्रदर्शित करता है। आगे आपको थोड़ा सा और लिख देना है बच्चों इसमें कि लाना सिंह भावुक व्यक्ति है, उसमें मानवीय संवेदना कूट कर भरा है। वह जो असफल प्रेमी है। वह अपने वादों को पूरा करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। सरदारनी को दिए वादा को पूरा करने के लिए अपने प्राण की अनुभूति दे दी। लाना सिंह एक अच्छा आदर्श व्यक्ति है। सच्चे अर्थों में यही कहानी का नायक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिएगा बच्चों। आइए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ कथा वस्तु प्रस्तुत करे। तो देखिए लिखना है रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती है। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियां से करे बहुत ही सुंदर है, जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती है। देखिए तब बिस्नी उसे प्यारे भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। इसके बाद दोनों सो जाती है। स्वप्न में बिस्नी को मानक यानी उसका बेटा जो है दिखाई पड़ता है। वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल था, यानी मानक बहुत घायल था। उसकी माँ सपने में बात कर रही थी, ठीक है।
बताता है कि दुश्मन उसके घर पीछे लगा है। वह जो है ना, वह एक सिपाही जो है ना, वहाँ एक सिपाही आता है और वो जो ना वह उसे मार जो ना मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी असहम हो जाती है। देखिए, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मारने की बात करता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं माँ हूँ और इसे मारने नहीं दूंगी। वह जोर जोर से मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी वहाँ आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज भैया के सामने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी जल्दी आ जाएंगे। फिर वह अपनी माँ के गले लग कर सो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों हो जाएगा 7 नंबर की हार जीत कविता में जो ना मशकबाले की क्या भूमिका है। देखिए, बूढ़ा मशकबाला देश की राजनीति से वंचित है, मगर उससे जिम्मेवारी मिली होती है। तो हर हार में होती है तो हार को हार कहता है, जीत नहीं कहता। ठीक है, देखिए, वह सत्य प्रकट करता है। उसे तो मात्र सड़क सींचने का काम सौंपा गया है। यही उसकी जिम्मेदारी सत्य लिखने और बोलने की मनाही है। फिर भी दूसरे के क्षेत्र में दखल नहीं देना उस जो ना केवल उस सींचने से ही मतलब रखता है। उसमें बौद्धिक वर्ग की जो ना विश्वसता झलकती है। अगर उसे सत्य कहने और लिखने की जिम्मेदारी मिली होती तो राष्ट्र जो ना तो वह जो है बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा और लिखिएगा, राष्ट्र की यह स्थिति नहीं होती। झूठी बातों और झूठी जो ना शान में जश्न नहीं मनाया जाता। जीवन के हर क्षेत्र में अमन चैन शिक्षा दीक्षा विकास की धारा बहती है। देखिए, यह बात क्यों कही गई, क्योंकि बच्चों सिपाही वगैरह जब जो है मर जाता है बॉर्डर पे, तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जश्न मनाते हैं। तो जश्न नहीं मनाया जाता। वो सत्य है कि कोई मरा है तो उसका क्या है कि उसमें जो है लोगों को एक ही चीज़ करना चाहिए, उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। उसमें खुशी वगैरह नहीं मनाना चाहिए, दुख प्रकट करना। लेकिन दुख प्रकट कोई नहीं करता है। तो यही कहना है, जब आप कहानी पढ़ोगे हार जीत तो उसमें आप अच्छे से ये पढ़ पाओगे। हमने पढ़ाया भी था। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8 नंबर, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की प्रमुख क्या कारण। देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का नाता पुराना है। उस इलाके की भौतिक स्थिति ऐसी है कि उसे बाढ़ से बचाया नहीं जा सकता। हिमालय से निकलने वाली कई नदियां नेपाल से होती हुई बिहार के इलाके उतरती है, जैसे कि कोसी नदी वगैरह हो जाता है। देखिए, लेकिन बरसात में ये नदियां परेशानी का सबक भी बनती रही है। जैसे कि कोसी एक ऐसी नदी है जो अपनी चंचल धारा की वजह से कुछ ज्यादा ही कहर धाती रही है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसे रोका नहीं जा सकता। मनुष्य के हित में यह है कि बाढ़ के मुताबिक जीना सीख ले। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। आपने इस बार भी देखा होगा कोसी नदी के कारण कई जिले बाढ़ के कारण चपेट में आया था, तो आप लोगों ने ये देखा ही होगा। चलिए, कोसी नदी जो बहता है प्यारे बच्चों, ये कहाँ से होकर आता है, नेपाल से होते पूर्णिया से होते हुए हमारा पहुंचता है बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 9 नंबर, अर्धनारीश्वर निबंध ने जो ना व्यक्त विचारों का संक्षेपण करें। देखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आपको ये पूरा का पूरा लाइन याद ना हो तो अर्धनारीश्वर में जो है ना आधा पुरुष, और ये शब्द का अर्थ होता है आधा पुरुष आधा नारी। यानी कि इस पार्ट में बताया गया है कि जो है ना आधा पुरुष और आधा जो है ना पुरुष और महिला जो है दोनों का रूप दिखाया गया है। दोनों का समान भूमिका है। अगर हम लोग दोनों को जो है ना बराबर की जिम्मेदारियां देंगे तो ये जो है ना हमारा समाज अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो इतना आप लिख सकते हो बच्चों, काफी महत्वपूर्ण होगा। इतना अगर लिख देते हो, अगर नहीं याद आता तो, नहीं तो इसके हिसाब से लिखो, मैं पढ़ रहा हूँ। और नारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने बड़े ही उत्तम विचारों को निरूपित किया है। वे इस विभेद को मिटाना चाहते हैं कि जो नर नारी दोनों को अलग अलग करता है, वे पुरुषों की मानसिकता को पूर्णतः गलत बताते हैं कि स्त्री का गुण अपनाकर पुरुष भी स्त्री के समान हो जाएगा। और दिनकर जी के अनुसार
पुरुष और नारी एक समान है। दोनों के अंदर एक दूसरे के तत्व भी विद्यमान है। नारी पुरुष से किसी भी दशा में कमजोर नहीं है। दिनकर जी के अनुसार नारी केवल नर को जो ना रिझाने या उसे प्रेरणा देने के लिए ही नहीं बनी, जीवन रूपी यज्ञ में वह भी बराबर की हिस्सेदारी है तथा यह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं बल्कि बाहर भी विस्तृत है। नर और नारी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अतः पुरुष में नारीत्व की ज्योति जागनी चाहिए और तथा नारी में पुरुष का आभास होना आवश्यक है। दिनकर जी की अर्धनारीश्वर की सोच इसी बात का जो ना प्रदर्शन जो ना प्रस्तुत करता है। तो इतना लिख सकते हो। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में कविता का संक्षेपण भावार्थ करें। तो आपको लिखना है बच्चों कि प्रस्तुत कविता तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता में छायावाद के आधार पर कवि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि संसार की वर्तमान स्थिति मनुष्य के जो ना क्षुब्ध अवश्य है। देखिए, किंतु उन विषमताओं एवं समस्याओं में भी उन्हें आशा की किरण दृष्टि जो ना गोचर होती है। कवि की चेतना जो ना विकल होकर नींद के पुल को ढूंढने लगती है। दुख में डूबा हुआ जो ना अर्धकारपूर्ण मन जो निरंतर निषाद है। कवि जीवन की अनेक बाधाओं एवं जो ना विसंगतियों का जो ना मुक्त भोगी और साक्षी है। कवि अपने कथन की जो ना संपुष्टि के लिए अनेक प्रतीकों एवं प्रकृति का सहारा लेता है। यथा मनु उज्ज्वला आदि इस प्रकार कवि ने जीवन के दोनों जो ना पक्षों का सूक्ष्म विवेचना किया। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11वां नंबर हो जाएगा। पहले कर्बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य? तो देखो, पहले कर्बक में महाकवि जयसी का व्यक्तिगत परिचय मिलता है ना। जयसी की एक ही आंख है लेकिन उसे जो है ना कलंक नहीं मानते। कवि के अनुसार चंद्रमा में भी कलंक है किंतु वही संसार को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कांच और कंचन का भेद भी सोने के तपने पर ही स्पष्ट होता है। अर्थात व्यक्ति का निखार दुख पाकर ही जो है ना होता है। कलंक, कांच और कंचन से स्पष्ट है कि बाहरी सौंदर्य का महत्व उतना नहीं है जितना कि आंतरिक सौंदर्य का है। समझ में आया बच्चों आपको? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर होगा ये हमारा होगा 12वां नंबर। पठित पदों के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। तो बच्चों लिखना है, कवि तुलसीदास की भावना राम के जो ना अनन्य उपासक थे। इनका रामचरितमानस विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य और धर्म ग्रंथ है। प्रथम पद में तुलसी माता सीता से निवेदन के माध्यम से भगवान राम की शरण में अपनी अर्जी पेश करते हैं। दूसरे पद में तुलसी अपने को भिखारी रूप में भगवान राम के संपूर्ण प्रस्तुत किया है। वह कलयुग के कष्टों से पीड़ित है। और आगे लिखिएगा, जीवन जो ना दूम भर है, पेट भरना मुश्किल है। प्रभु की भक्ति रूपी अमृत से ही भक्त का कल्याण संभव है। इन दोनों पदों से जो ना तत्कालीन सामाजिक स्थिति का पता चलता है। जनता पीड़ित थी, उसे ईश्वर के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं 13वां नंबर का। प्यार का इशारा और क्रोध का जो ना दुधारा से क्या तात्पर्य? तो देखो बच्चों, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा मुक्ति बोध की कविता जन जन का एक चेहरा एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। मुक्ति बोध की यह कविता वैश्विक संदर्भ से को प्रस्तुत करती है। कवि के अनुसार पीड़ित और जो ना संघर्षशील जनता की वैश्विक अनुभूति लगभग समान होती है, चाहे जो ना मामला प्यार का हो या क्रोध का हो। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 14वां नंबर है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो बच्चों लिखना है, गांधी जी का मानना था कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। इसी दृष्टिकोण के आधार पर गांधी जी ने थोड़े दिन के बाद 3 गांवों में आश्रम जो ना विद्यालय स्थापित किए, जैसे कि
ना बहरावा, मधुबनी और बितिरावा। इस कार्य हेतु गांधी जी ने कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांवों में तैनात किया। वे कार्यकुशलता गुजरात और महाराष्ट्र से आए। इसमें जो है ना पुंडलीक जी और कस्तूरबा का भी सहयोग रहा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 कि लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। तो बच्चों देखिए, लोहा आवर्त सारणी के समूह का पहला तत्व है ना। देखिए धरती के गर्भ में और बाहर मिलाकर यह जो है ना सर्वाधिक देख लीजिएगा आप लोग, सर्वाधिक जो है ना बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सर्वाधिक प्राच्य तत्व है। धरती के गर्भ में यह चौथा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। लोहा दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला धातु है। इसका उपयोग मुख्यतः स्टील के रूप में किया जाता है, जिसका लौह अयस्क मुख्य अवयव है, जो प्रति वर्ष काम आने वाले सभी धातुओं का लगभग 95% हिस्सा बनता है। क्योंकि बच्चों आप लोग देखते हो लोहा का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है, फैक्ट्रियों में किया जाता है, घर में गेट बनाने के लिए, मतलब हर एक जगह किया जाता है। देखिए इसका उपयोग मुख्य रूप से संरचनात्मक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों और समुद्री प्रयोजनों ऑटोमोबाइल्स और सामान्य औद्योगिकी अनुप्रयोगों में किया जाता है। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 15 क्वेश्चन हमने देखा है, याद जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों और पेपर वगैरह आउट होगा तो आप सारे सब्जेक्ट के आंसर भी गूगल के माध्यम से किस ग्रुप में मिलेगा मैं आपको एक बार सिखाता हूँ, ग्रुप वगैरह ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां से डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद मिठुन स्टडी सेंटर आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लेंगे। बच्चों स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद ऊपर आप लोग करेंगे, फर्स्ट में देखो आपके सामने mittunstudycenter.com लिखा हुआ मिलेगा। इस पे जैसे क्लिक मारोगे आपके सामने जो इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्ट में आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन आप पे क्लिक करके, क्योंकि लेट वगैरह अगर पेपर आता है बच्चों तो इसी ग्रुप में आंसर आपको मिलेगा। इसके अलावा आप नीचे बढ़ेंगे बच्चों, अगर पहले कभी हो जाता है बाई चांस लीक, मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, बट अगर कभी हो जाता है तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन मिलेगा। यहाँ पर हम रूटीन बना देंगे, आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसमें क्लास वगैरह का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहता है, सारा अपडेट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शाम में जो है आपका 7 बजे होता है साइंस का क्लास, रात में 8 बजे आर्ट्स का क्लास होता है। जो भी सब्जेक्ट आपका, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और क्लास जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।